सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना। बटुकेश्वर दत्त भारत के स्वतंत्रता संग्राम के महान क्रांतिकारी थे। बटुकेश्वर दत्त को देश ने सबसे पहले 8 अप्रैल 1929 को जाना, जब वे भगत सिंह के साथ केंद्रीय विधानसभा में बम विस्फोट के बाद गिरफ्तार किए गए। उन्होंने आगरा में स्वतंत्रता आंदोलन को संगठित करने में उल्लेखनीय कार्य किया था। उनका पैतृक गांव बंगाल के बर्धमान जिले में था, पर पिता गोष्ठ बिहारी दत्त कानपुर में नौकरी करते थे। बटुकेश्वर ने 1925 ईस्वी में मैट्रिक की परीक्षा पास की और तभी माता पिता दोनों का देहांत हो गया। इसी समय वे सरदार भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद के संपर्क में आए। क्रांतिकारी संगठन हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के सदस्य बनाए गए। सुखदेव और राजगुरु के साथ भी उन्होंने विभिन्न स्थानों पर काम किया। उनका प्रारंभिक जीवन। बटुकेश्वर दत्त का जन्म 18 नवंबर 1910 को बंगाल कायस्थ परिवार में ग्राम औरी, जिला नानी बेदवान में हुआ था। उनका बचपन अपने जन्म स्थान के अतिरिक्त बंगाल प्रांत के बर्धमान जिला, तरगत खंडा और मौसू में बीता। इनकी स्थानक स्तरीय शिक्षा पीपीएन कॉलेज नागपुर में संपन्न हुई। 1924 में कानपुर में इनकी भगत सिंह से भेंट हुई। इसके बाद इन्होंने हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के लिए कानपुर में कार्य करना आरंभ कर दिया। इसी क्रम में बम बनाना भी शुरू किया। 8 अप्रैल 1929 को दिल्ली स्थित केंद्रीय विधानसभा, वर्तमान में संसद भवन में भगत सिंह के साथ बम विस्फोट कर ब्रिटिश राज्य की तानाशाही का विरोध किया। बम विस्फोट बिना किसी को नुकसान पहुंचाए सिर्फ पुर्जों के मध्य से अपनी बात को प्रसारित करने के लिए किया गया था। भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों के दबाने के लिए ब्रिटिश सरकार की ओर से पब्लिक सेफ्टी बिल और ट्रेड डिस्प्यूट बिल लगाया गया था, जो इन लोगों के विरोध के कारण एक वोट से परिरित नहीं हो पाया। बटुकेश्वर दत्त यूं तो बंगाल के थे। बर्धमान से 22 किलोमीटर दूर 18 नवंबर 1910 को एक गांव औरी में पैदा हुए बटुकेश्वर को बीके दत्त, बट्टू और मोहन के नाम से जाना जाता था। हाई स्कूल की पढ़ाई के लिए वे कानपुर आ गए। कानपुर शहर में ही उनकी मुलाकात चंद्रशेखर आजाद से हुई। उन दिनों चंद्रशेखर आजाद झांसी, कानपुर और इलाहाबाद के इलाकों में अपनी क्रांतिकारी गतिविधियां चला रहे थे। 1924 में भगत सिंह भी वहां आए। देश प्रेम के प्रति उनके जज्बे को देखकर भगत सिंह उनको पहली मुलाकात से ही दोस्त बन गए। 1928 में जब हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी का गठन चंद्रशेखर आजाद की अनुयायी में हुआ, तो बटुकेश्वर दत्त भी उनके अहम सदस्य थे। बम बनाने के लिए बटुकेश्वर दत्त ने खास ट्रेनिंग ली और उनमें महारत हासिल कर ली। HSRA की कई क्रांतिकारी गतिविधियों में वो सीधे तौर पर शामिल थे। जब क्रांतिकारी गतिविधियों के खिलाफ अंग्रेज सरकार ने डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट जाने की योजना बनाई, तो भगत सिंह ने उसी तरह से सेंट्रल असेंबली में बम फोड़ने का इरादा व्यक्त किया, जैसे कि फ्रांस के चैम्बर ऑफ डिप्यूटीज में एक क्रांतिकारी ने फोड़ा था। HSRA की मीटिंग हुई। तय हुआ कि बटुकेश्वर दत्त असेंबली में बम फोड़ेंगे और सुखदेव उनके साथ होंगे। भगत सिंह उस दौरान सोवियत संघ की यात्रा पर होंगे, लेकिन बाद में भगत सिंह के सोवियत संघ का दौरा रद्द हो गया और
दूसरी मीटिंग में तय हुआ कि बटुकेश्वर दत्त बम प्लेट करेंगे, लेकिन उनके साथ सुखदेव की जगह भगत सिंह होंगे। भगत सिंह को पता था कि बम फेंकने के बाद असेंबली से बचकर निकल पाना नामुमकिन होगा। ऐसे में क्योंकि ना इस घटना को बड़ा बनाया जाए, इस घटना के जरिए बड़ा मैसेज दिया जाए। 8 अप्रैल 1929 का दिन था। पब्लिक सेफ्टी बिल पेश किया गया। बटुकेश्वर बचते बचाते किसी तरह भगत सिंह के साथ 2 बम सेंट्रल असेंबली के अंदर चले गए। जैसे ही बिल पेश हुआ, विजिटर गैलरी में मौजूद भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त उठे और 2 बम उस ओर उछाला जहां बेंच खाली थी। लेकिन बम ज्यादा शक्तिशाली नहीं था, तो धुआं तो भरा, लेकिन किसी की जान को कोई नुकसान नहीं हुआ। बम के साथ साथ दोनों ने वो पुर्जे भी फेंके। गिरफ्तारी से पहले उन्होंने इनकलाब जिंदाबाद, साम्राज्यवाद मुर्दाबाद जैसे नारे भी लगाए। 10 मिनट के अंदर असेंबली फिर शुरू हुई और फिर स्थगित कर दी गई। उसके बाद देश भर में बहस शुरू हुई। भगत सिंह के चाहने वाले हाँ ये साबित करने की कोशिश कर रहे थे कि बम किसी को मारने के लिए नहीं, बल्कि बहरे अंग्रेजों के कान खोलने के लिए फेंके गए थे। तो वही अंग्रेज और अंग्रेज परस्त इसे अंग्रेजी हुकूमत पर हमला बता रहे थे। हालांकि बाद में फॉरेंसिक रिपोर्ट ने यह साबित कर दिया था कि बम शक्तिशाली नहीं थे। बाद में भगत सिंह ने भी कोर्ट में कहा कि उन्होंने केवल अपनी आवाज रखने के लिए, बहरों के कान खोलने के लिए इस तरीके का इस्तेमाल किया था, ना कि किसी की जान लेने के लिए। लेकिन भगत सिंह के जेल जाते ही HRA के सदस्यों ने लॉर्ड इरविन की ट्रेन पर बम फेंक दिया। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी हुई, जबकि बटुकेश्वर दत्त को काले पानी की सजा सुनाई गई। परंतु फांसी की सजा न मिलने से वे दुखी थे और अपमानित महसूस कर रहे थे। बताते हैं कि यह पता चलने पर भगत सिंह ने उन्हें एक चिट्ठी लिखी। इसका मजमून यह था कि वे दुनिया को यह दिखाएं कि क्रांतिकारी अपने आदर्श के लिए मर ही नहीं सकते, बल्कि जीवित रहकर जेलों की अंधेरी कोठरियों में हर तरह का अत्याचार भी सहन कर सकते हैं। भगत सिंह ने उन्हें समझाया कि मृत्यु सिर्फ सांसारिक तकलीफों से मुक्ति का कारण नहीं बननी चाहिए। बटुकेश्वर दत्त ने यही किया। काले पानी की सजा के तहत उन्हें अंडमान की कुख्यात सेल्युलर जेल भेजा गया। वहां से 1937 में वे बांकीपुर केंद्रीय कारागार पटना लाए गए। 1938 में उनकी रिहाई हो गई। काला पानी की सजा के दौरान ही उन्हें टीबी हो गई थी, जिससे वे मरते मरते बचे। जल्द ही वे महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन में कूद पड़े। उन्हें फिर गिरफ्तार कर लिया गया। 4 साल बाद 1945 में वे रिहा हुए। 1947 में देश आजाद हो गया। नवंबर 1947 में बटुकेश्वर दत्त ने शादी कर ली और पटना में रहने लगे। लेकिन उनकी जिंदगी का संघर्ष जारी रहा। कभी सिगरेट कंपनी एजेंसी, तो कभी टूरिस्ट गाइड बनकर उन्हें पटना की सड़कों की धूल छाननी पड़ी। बताते हैं कि एक बार पटना में बसों के लिए परमिट मिल रहे थे। बटुकेश्वर दत्त ने भी आवेदन किया। परमिट के लिए जब पटना के कमिश्नर के सामने पेशी हुई, तो उनसे कहा गया कि वे स्वतंत्रता सेनानी होने का प्रमाण पत्र लेकर आए। हालांकि बाद में राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद को जब यह बात पता चली, तो कमिश्नर ने बटुकेश्वर दत्त से माफी मांगी। लेखक अनिल वर्मा बताते हैं, बटुकेश्वर दत्त को कोई सम्मान नहीं दिया गया। स्वाधीनता के बाद निर्धनता की जिंदगी बिताई। उन्होंने पटना की सड़कों पर सिगरेट की डीलरशिप और टूरिस्ट गाइड का काम करके बटुकेश्वर दत्त ने जीवन यापन किया। उनकी पत्नी मिडिल स्कूल में नौकरी करती थी, जिससे उनका घर चला।
अनिल बताते हैं कि एक बार पटना में बसों के लिए परमिट मिल रहे थे, तो उनके लिए बटुकेश्वर दत्त ने भी आवेदन किया। परमिट के लिए जब पटना की कमिश्नर के सामने पेशी हुई, तो कमिश्नर ने उनसे स्वतंत्रता सेनानी होने का प्रमाण पत्र लेने को कहा। हालांकि बाद में राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद को जब इस बात का पता चला, तो कमिश्नर ने बटुकेश्वर जी से माफ़ी मांगी थी। बटुकेश्वर जी का बस इतना ही सम्मान हुआ कि 50 के दशक में उन्हें एक बार 4 महीने के लिए विधान परिषद का सदस्य मनोनीत किया गया। अनिल वर्मा बताते हैं कि बटुकेश्वर दत्त का जीवन इसी निराशा में बीता और 1965 में उनकी मृत्यु हो गई। आज़ादी के 60 साल बाद बटुकेश्वर दत्त को एक किताब के जरिए याद तो किया गया, लेकिन ना जाने कितने ऐसे क्रांतिकारी हैं जिन पर अभी तक एक पर्चा भी नहीं लिखा गया। बटुकेश्वर दत्त जी की मृत्यु जेल से रिहा होने के बाद दत्त को ट्यूबरक्लोसिस हो गया, लेकिन फिर भी उन्होंने महात्मा गांधी के साथ भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया और फिर से 4 साल की जेल हुई। मोतीहारी जेल में उन्हें रखा गया। भारत को आज़ादी मिलने के बाद नवंबर 1947 को उन्होंने शादी कर ली थी, लेकिन आज़ाद भारत में उन्हें कोई पहचान नहीं दिलवाई और उन्होंने अपना पूरा जीवन इसके बाद गरीबी बोझ तले बिताया और कुछ समय तक लंबी बीमारी से जूझे रहने के बाद अंततः 20 जुलाई 1965 को दिल्ली के हॉस्पिटल में उनकी मृत्यु हो गई थी। पंजाब में फिरोजपुर के पास हुसैनी वाला बाग में उनका अंतिम संस्कार किया गया, जहां उनके साथी भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव का भी अंतिम संस्कार किया गया था। ऐसे महाअनुभवों को कृतज्ञ राष्ट्र हमेशा याद करता है और प्रेरणा प्राप्त करता है। ऐसे ही स्मरणीय व्यक्तित्व में शहीद भगत सिंह के साथ बटुकेश्वर दत्त का नाम सर्वोपरि है। बटुकेश्वर दत्त का त्याग और बलिदान हमेशा इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। इन महान क्रांतिकारियों का राष्ट्र हमेशा से ऋणी रहेगा। हौसले वो हौसले क्या जो सितम से